परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे परिवारवाद को लेकर। जी हां, परिवारवाद, जिसे लेकर अलग अलग जगह से अलग अलग रिएक्शन आते हैं। बहुत सारे लोग इसके समर्थन में रहते हैं, बहुत सारे लोग विरोध में रहते हैं। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने 83 मिनट के भाषण में जो कहा, उसके बाद से देश में चर्चाएं शुरू हुई और इसी पर हमारे आज के सभी खास मेहमान साथ रहेंगे। उससे पहले एक बार ये देखते हैं कि आखिर कहा क्या है पीएम नरेंद्र मोदी ने। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी जी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रकाश पोहरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इम्तियाज भाई आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि लगातार परिवारवाद को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। अलग बात है कि अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में परिवारवाद को लेकर जो कहा गया है उससे आप कितने सहमत दिखते हैं या उसमें असहमति के कारण क्या है? इम्तियाज भाई। ये देश प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा है कि आपने घोषणा किया था प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? उसका जवाब इनके पास नहीं था तो वो लाल किला से बोल रहे हैं परिवारवाद। देश पूछ रहा है कि आप जीएसटी ला करके गरीबों का चूल्हा आपने उलट दिया, उसका क्या होगा? देश पूछ रहा है कि गैस जो 400 रुपए में खरीदते थे आज 1100 रुपए में खरीद रहे हैं और रोजगार के अवसर आपने खत्म कर दिया है। देश पूछ रहा है कि आर्मी में 3 से 4 लाख की बहाली होनी थी, उन लोगों का मेडिकल हो गया, उसको आपने स्टॉप कर दिया। एग्रीमेंट पे 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया। देश पूछ रहा है कि आप महंगाई इस तरह से देश को इमरजेंसी की तरफ, आपातकाल की तरफ ले जा रहे हैं। तो इनके पास, आदरणीय प्रधानमंत्री के पास गणतंत्र 15 अगस्त पे कुछ कहने के लिए नहीं था तो वो वंशवाद और परिवारवाद, कहाँ वंशवाद, कौन सा परिवारवाद की बात कर रहे हैं? अगर वो तो कानून बना देना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, इस तरह का कानून बना दे। तो नेता के बेटा को, अगर नेता का बेटा इंजीनियर नहीं बनता है, उसने जन सेवा करने का अगर उसने अपना संकल्प लिया है, वो जन सेवा में
जनता उसके ऊपर मोहर लगा देती है, अगर जनता उसको चुन लेती है तो वो कानून बना दें कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, नेता का बेटा चपरासी बनेगा। और अपने देश के गृह मंत्री के जो पुत्र हैं, देश के 1 to 10 में उद्योगपति में आते हैं। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का या भाजपा का कहाँ कोई जवाब आता है? तो इनके पास जो देश का सवाल है, देश के सवाल को भटकाने के लिए वंशवाद, परिवारवाद, ये पुराना रिकॉर्ड जो है। नहीं, अच्छा चलिए अंसारी साहब, आपको लगता है कि परिवारवाद कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। अगर परिवारवाद को जनता नकारती है तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव के समर्थन में इतने विधायक को जनता ने क्यों मोहर लगा दिया? जनता इन बातों से जनता विकास चाहती है। जनता ये पूछ रही कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था, कहाँ है वो रोजगार? आप जीएसटी ले आए, आप नोटबंदी के बाद नोटबंदी ला करके आप देश को आपातकाल पे ले गए हैं। इस तरह का जो देश का नहीं, ये बात इम्तियाज अंसारी जी, कितने वर्ष से आप लोग बोल रहे हैं कि देश में आपातकाल आ गया है नोटबंदी के बाद से, लेकिन देश के लोग तो बोल नहीं रहे इस बात को। उन्होंने भी मोहर लगाई है, दोबारा मोहर लगाई है। आप बताइए, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि देश आपके बिहार में, इम्तियाज भाई आप खुद ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी पर बिहार के लोगों ने मोहर लगाई, इतने सारे एमएलए आए, तो देश की जनता ने मोदी पर मोहर लगाई, तभी तो इतने सारे सांसद आए। तो ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इसी उम्मीद पे मोहर लगाई कि प्रधानमंत्री जी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था 15 लाख हर के खाते में आएगा, आया। उन्होंने बोला युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार आया। फौज में बहाली में 4 लाख लोगों का, अच्छा, आपने भी बहुत सारे वादे किए थे। उन लोग का मेडिकल हो चुका है, उन लोग का आज तक बहाली नहीं हुई। उसके बदला आप अग्निवीर को ले आए। चलिए जरा इस पर एक बार आगे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी भी हैं। सुधांशु, क्या लगता है आपको कि जब बात होती है परिवारवाद की, तो ऐसा क्यों लगता है कि वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में रह रहे लोग जो हैं उन्हीं को लेकर टारगेट किया है, और ऐसा भी क्यों लगता है कि खाली वो कांग्रेस या और दलों को लेकर बात हुई है? क्योंकि परिवारवाद की बात अगर की गई है तो वो तो ऐसा नहीं है कि खाली एक दल में है, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। ये बात है, तो उससे लेकर जो तिलमिलाहट है वो ज्यादा क्यों दिखती है? उस बात को लेकर ये क्यों नहीं कहा जाता? एक बात कही है इम्तियाज जी ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ऐसे ही बन जाएगा? कुछ मानक होंगे ना, आईएएस बनने के, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, कुछ तो मानक होंगे। जी सुधांशु जी, तो समस्या का समाधान कैसे हो? जी देखिए, समस्या का समाधान तो मोदी जी खुद नहीं चाहते। अगर मोदी जी को लगता है कि भाई भतीजावाद गलत है, मैं भी मानता हूँ ठीक नहीं होना चाहिए। हम भी आम घर से आए हुए नौजवान हैं, संघर्ष से निकले हुए नौजवान हैं, हमारी भी नजर में यही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिस पार्टी के वो ऑल इन ऑल हैं मोदी जी, उस पार्टी में तो आज सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद है। और हास्यास्पद बात वो है कि जितने कांग्रेस के वंशवादी नेता हैं वो आज किस पार्टी में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में। और मोदी जी खुले हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये तो मतलब दोहरा मानदंड हो गया। गवई भाषा में इसे दोगलापन कहा जाता है, लेकिन ये दोहरा मानदंड है। एक तरफ आप वंशवादियों को गले लगा रहे हैं, दोनों बाहों से उनका स्वागत कर रहे हैं, और रेवड़ी मोदी जी कहते हैं, मैं कहता हूं पूरी गजक दे रहे हैं। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे यहाँ से गए, उनको मंत्री बना दिया। जितिन प्रसाद जी गए, उनको भी मंत्री बना दिया स्टेट में। तो पूरी गजक देने को तैयार है मोदी जी। भाई ये भाई भतीजावाद से कैसी लड़ाई है? भाई भतीजावाद का मतलब सिर्फ अगर गांधी या तो सीधे कहें मुझे गांधी परिवार से दिक्कत है, चूंकि उसके लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष किया, उसके लोगों ने हिंदुस्तान को यहाँ तक लाने के लिए अपनी जानें दी, तब तो बात समझ में आती। लेकिन मोदी जी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कह देंगे तो पूरी जो विरासत है उस पर सवाल लगाना उनके बस की बात नहीं है। तो वो गोल ढंग से बतिया रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, मैं तो कहता हूं कि मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आजकल भ्रष्टाचार और परिवारवाद जो सब में गड्ढमड्ढ है, वो मित्रवाद सबसे खतरनाक है। और इस मित्रवाद के जनक मोदी जी हैं।
इस देश को लूट कर चंद पूंजीपतियों को हाथ में देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। उनके परम मित्र की संपत्ति आज इन्हीं 8 सालों में कितनी हो गई। भाजपा को चंदा देने वाले सुधांशु जी, व्यापारियों ये बात भी लगातार आती है सुधांशु जी, जो आप कह रहे हैं कि चंद पूंजीपति या चंद उद्योगपति, तो क्या वो 8 साल में उद्योगपति बने हैं क्या? हाँ, डाटा है। अदानी जी की संपत्ति 13 अरब डॉलर से 110 अरब डॉलर हो चुकी है। हाँ। वो भी ठीक ही नहीं। तो उससे पहले कितनी थी? 13 अरब डॉलर तो आप ही बता रहे हैं। अरे लीजिए, अरे भाई साहब कोई गिनती होती है? 13 का पहाड़ा पड़िए। हाँ। कितने गुना हुआ? 8-9 गुना कर डाले मोदी जी। और हाँ। आप मतलब 1 साल में 2 गुना बढ़ता जा रहा है। मतलब कितने हास्यास्पद बात है। और उस पर भी देखिए कृपा, वो 16 लाख करोड़ का लोन फिर से आरबीआई से मांग रहे हैं। जनता ने आरटीआई लगाई, कहा अरे बताइए तो कितना लोन दिया अदानी जी को, जनता के कितने पैसे इनको खिला दिए? तो आरबीआई कहता है कि नहीं। एक चीज बताइए, गोपनीयता आज कानून कर ले है। जरा कि ये जो परिवारवाद है जिसे लेकर बात हो रही है, इसे लेकर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। परिवारवाद हो या मित्रवाद हो, सारे वादों पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन 8 सालों में इस देश के लिए सबसे घातक मित्रवाद है। कुछ मित्रों के हाथ में पूरे देश की पूंजी, जनता के टैक्स के करोड़ों करोड़ अरबों खरबों रुपए दे देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और क्या है जीएसटी? आप जनता पर तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और वो पैसा उठा के अपने मित्रों को दे रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता पर वो टैक्सों के बोझ डाले जा रहे हैं। उसे दूध दही खाना पैसा उठाया और दे हर दिया। चीज पे आप टैक्स लगाए हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पैसा उठाया दिया तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। नीरज भाई, अगर आप देखें लगातार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जब भी बात आती है यहाँ नीरज भाई की कर रहे हैं, एक मुद्दे पर बात करने की बात आती है। बिल्कुल सुधांशु भाई, आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि प्रकाश पोहरे जी भी हैं, कपिश भाई भी हैं और वैभव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी लोग हैं। जरा एक बार सबसे एक बार कर ले तो आपके पास भी आएंगे। नीरज भाई, लगातार जब भी कभी बात होती है कि परिवारवाद पर बात कर लें तो फिर मुद्दा भटक कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, फिर वहां आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं घोटालों को लेकर। तो ये घोटाले एक सरकार में तो हुए नहीं है, तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि घोटाले कोई ऐसी सरकार शायद ही रही हो जहां पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ना रहे हो, लगातार रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे वास्तव में हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, बात यह है कि क्या अगर प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं परिवारवाद या वो भाई भतीजेवाद की बात कर रहे हैं, तो खाली भाजपा को छोड़ के तो बात नहीं कर सकते। बात तो सारी पार्टियों की हो रही है उसमें। ये ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि वो खाली बात जो है वो पर्टिकुलर एक जगह टारगेट कर रहे हैं? यह ये बात है, और ये सही बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, नेता का बेटा नेता बने, लेकिन कुछ मानक तो रहे। वहां पर सुधांशु जो अपने प्रवक्ता हैं वाजपेयी जी, ऐसे लोग भी तो आगे हैं ना। मंत्री तो ये भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कपिश भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियों में पीछे खिंच जाते हैं। और चाहे वो सभी संस्थाओं की बात की गई है अब की बार तो, और ये डाटा भी जारी हुआ है, वो आपको भी पता है नीरज भाई कि क्या स्थितियां देश के अंदर हुई है, किस तरीके से यहां पर थोप दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि देखिए जनता तो स्वीकार करती है सब कुछ। यही तो दिक्कत है कि 135 करोड़ की जनता स्वीकार कर लेती है। जी नीरज भाई। गोस्वामी जी, देखिए समय समय पर यह मुद्दा उठता रहा है, वंशवाद और परिवारवाद की बात तमाम हमने चुनाव के दौरान भी देखी कि ये बात मुद्दा उठता रहा है। सवाल ये उठता है कि देश की 2 सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आज की डेट में मौजूदा समय में सबसे सशक्त और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को उठा के देख लेंगे तो आपको दोनों में ही वंशवाद की, परिवारवाद की छाया आपको नजर आएगी। जी, प्रधानमंत्री ने बात कही और ऐसे दोनों में आपको छाया नजर आएगी, दूर दूर तक छाया आपको नजर आएगी। दोनों पार्टियां इस वंशवाद और परिवार से बात से अछूती नहीं है, एक बात तो ये हो गई।
प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को इस बात का मुझे लगता है कि एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सोच समझकर ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया, और ये स्वागत योग्य बात है उनकी कि उन्होंने इस तरह की बात कही। कहीं ना कहीं उनके मन में, और वो चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे देश की जो आजकल की जो सियासत है इसमें गुणवत्ता युक्त सुधार आए, राजनीति में शुचिता आए। कहीं ना कहीं कुछ बहुत मतलब सोच समझ के उन्होंने इस बात को कहा। ये उनका जो बात कही है उन्होंने, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई देखें, होना हर चीज़ हर जगह पर पैमाना तो ये होना चाहिए कि योग्यता, काबिलियत, अनुभव और शिक्षा, पैमाना हर जगह यही होना चाहिए। इसी पैमाने के आधार पर ही चयन होना चाहिए। लेकिन लोग सियासत में कहते हैं कि सियासत में हर आदमी जो बड़ा नेता है वो चाहता है कि भाई मेरे बाद मेरे परिवार को ये विरासत मिल जाए, सबकी इच्छा होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने वाकई में पारदर्शी व्यवस्था करनी है, पारदर्शी आप चाहते हो कि सियासत में गुणवत्ता युक्त सुधार आए, तो जो बात हम कह रहे हैं वो ज़मीन पर भी उसमें समानता दिखनी चाहिए। लेकिन एक बात ये होगी, वो दिखनी भी चाहिए। जब हम कह रहे हैं तो दिखनी भी चाहिए कि सुधार अब आप अपने आप से शुरू करो। अब एक बात यह आ गई कि एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका बेटा, उसके परिवार में पुत्र वधू या कोई अन्य कोई भी रिश्तेदार जो है परिवार में, वो काबिल भी है, योग्य भी है, अनुभव भी रखता है, डिजर्व भी करता है, और उसका इंटरेस्ट भी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। अगर वो आता है तो मुझे लगता है कहीं वो कोई दूर दूर तक कहीं गलत नहीं है। ये उसको अगर हम परिवारवाद से जोड़ देंगे उसकी काबिलियत को, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। भाई अगर मेरे परिवार में, अगर मेरे बड़े बुजुर्ग अच्छे लीडर रहे हैं, सियासत में रहे हैं, राजनीति में एक अच्छी शख्सियत रहे हैं, और मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, मेरा भी इंटरेस्ट है, तो मुझे मौका मिलना चाहिए, मुझे अवसर मिलना चाहिए। लेकिन उसका पैमाना वही होना चाहिए कि काबिलियत, योग्यता और आपकी जो शैक्षिक गुणवत्ता है, ये सब चीज़ें पैमाने पर होनी चाहिए। भाई क्यों, जब डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर की डिग्री लेके ही बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बनेगा। और वकील का बेटा वकील बनेगा तो वकील की डिग्री लेके ही बनेगा ना। अगर जज का बेटा जज बनेगा तो जुडिशरी का एग्जाम पास करके ही बनेगा ना। और आईएएस का बेटा अगर आईएएस बनेगा तो आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके ही बनेगा ना। तो अगर पॉलिटिकल सियासत में भी अगर ऐसा है, तो सियासत में जो लोग खाली विरासत के आधार पर आते हैं तो वो गलत है। और इसमें जो दो बड़ी पार्टियां मुझे लगता है, जो बीजेपी कांग्रेस है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बात कही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को प्रधानमंत्री जी के बयान के आधार पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये मालूम है कि प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हैं, जो ज़मीन पे जो चीज़ें दिखती हैं और जो हैं, वो बिल्कुल डिफर हैं, बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि आज की डेट में जो सियासत कहती है कि अगर कोई जिला पंचायत का सदस्य है या नगर पालिका का, आपका वार्ड का भी अगर आपने टिकट लेना है, तो आपके ऊपर अगर आपके किसी आका का हाथ नहीं है, आपका अगर कोई पॉलिटिकल, आपकी कोई अप्रोच नहीं है, आपके ऊपर कोई दम रखने वाला आदमी नहीं है, तो आपको वो छोटा सा टिकट भी नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल ये सब चीजें संभव नहीं है। ये बड़ा यही एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नीरज भाई, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आका का होना। और वो आका जो है, वो आका अपनों के लिए ज्यादा अच्छे आका हो जाते हैं, और जो प्रतिभावान है उनके लिए शायद उन आकाओं को प्रतिभावान व्यक्ति पसंद नहीं आता। तो शायद उस ओर भी संकेत गया है। और कपीस भाई देखिए, नीरज जी ने कुछ चीजें बहुत अच्छी उठाई हैं। अगर आप भी देखें कपीस भाई, लगातार मानक क्या हो परिवारवाद के, यहां सबसे बड़ी बात जो है नीरज ने, जो सवाल है, वास्तव में सवाल यह है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, और वास्तव में कोई नेता है, उसका बेटे का इंटरेस्ट है और वो बनना चाहता है, तो मानक क्या हो। और उसके अलावा जो आकाओं वाला सेटअप है, उसे कैसे बाहर हुआ जाए कि वहां पे कपीस श्रीवास्तव राज्यसभा के सांसद क्यों नहीं हो सकते, वहां घर के ही परिवार के ही लोग क्यों हो सकते हैं। यहां यह भी सवाल है। अगर आप देखें, घर में एक जना राजनीति करें, दो जने राजनीति करें, तीन जने करें, लेकिन 10-10 जने घर के ही लोग राजनीति करें, तो यह भी एक बड़ा सवाल है। यहां शायद इस ओर भी इशारा है। कपीस भाई जी। संजय भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आजकल की जो योग्यताओं का मानक है वो बदल चुका है जी। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप योग्यता का मानक हो गया चाय बेचना।
या और भी कुछ नीचे से तब जिसको भी व्यवसाय कहा जाए वो कर लीजिए। दूसरा, अगर आप दलित हैं तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता रखते हैं। तीसरी चीज, अगर आप आदिवासी हैं तो और ज्यादा रखते हैं। तो देखिए, समय समय पे मानक हैं जो राजनीति में मोदी जी सेट करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो योग्यता वाली पार्टी है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज तक अपनी डिग्री तक नहीं बता पाए। ये योग्यता है। और आप देखें कि जिस समय वो प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं थे। जब पार्टी जीत करके आई तो किस योग्यता को उनको देखा? क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी के रहते हुए, आदरणीय सुषमा स्वराज के रहते हुए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के रहते हुए, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी के रहते हुए, आखिर वो कौन सी योग्यता थी कि आदरणीय मोदी जी आडवाणी जी के चिता भस्म पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री बने? और उन्हें किसने बनाया? प्रश्न इस बात का है कि आडवाणी जी तो रो रहे थे, जिन्होंने इस पार्टी को 2 सीट से 186 सीट दी, साथ ही अपने मित्र को प्रधानमंत्री बनाने में बड़ा हाथ रहा। 6 वर्ष सरकार उनकी चली, 6 वर्ष 13 दिन की। और उसके बाद आदरणीय मोदी जी जब आए थे, ये देखिए, यहाँ आप थोड़ा सा देखिए कि वो तो उनका लोकतंत्र है, उनकी पार्टी है, वो किसी को भी बनाए। हाँ, यस। आप बताइए ना भाई, एक दल है, आप अब आपके जैसे दल की व्यवस्था तो है नहीं। देखिए, यहाँ एक सवाल है कपीस भाई, आपके यहाँ तो चिन्हित है कि भाई जो हैं उन्हीं के नीचे आपको रहना है। अब वहां तो कोई भी आ सकता है। आप देखिए, आप मेरी बात पे अभी आप सहमत हो जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि आप यही मुझसे कहें। बिल्कुल मैं यही चाह रहा था जी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, आप समाजवादी पार्टी तो केंद्र में कभी अपनी सरकार नहीं बनाई। हमने समर्थन जरूर किया कांग्रेस का, लेकिन देखिए, जब यूपीए फर्स्ट की सरकार बनी थी तो भारी बहुमत से कांग्रेस जीत करके आई थी। और आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए तमाम कार्यकर्ता अपने आप पर आग लगा रहे, बावजूद उसके उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी जी के लिए मनमोहन सिंह साहब अपनी सीट छोड़ने के लिए प्रेस वार्ता में उन्होंने ऑफर किया। बिल्कुल, वो तो इसलिए लोगों ने उसे दोबारा बनाया। मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ तो देखिए, व्यक्ति अपनी ही बातों से कट जाता है कि एक आदमी कहता है कि 70 साल की एज के बाद हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं बनेगा, और इस बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा है, जबकि 70 साल उनकी एज हो चुकी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मोदी जी की किन बातों पर विश्वास किया जाए। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, देखिए, परिवारवाद पे चलते हैं, जो डिबेट का टॉपिक है उसी पे चलते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि संजय जी कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो परिवारवाद को उकेरा है, या जो उन्होंने 5 अपने जो है वो प्रतिज्ञाएं की हैं, इससे पहले उन्होंने व्रत लिया था, उससे पहले संकल्प लिया था, और आज उन्होंने प्रतिज्ञा ली, और तीनों ही लगभग एक ही पर्यायवाची है एक दूसरे। और सबसे बड़ी बात, जो 75 साल के अमृत महोत्सव मनाने के अवसर पर हमारा देश खड़ा है, जहां पे उन्होंने कहा था कि जिस वर्ष हम लोग अमृत महोत्सव 2022 में मना रहे होंगे, उस समय सभी के सर पर छत होगा। उस समय तक जो है वो हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दे चुके होंगे, और हम खुशहाली के पैमाने पे खड़े होंगे। नोटबंदी की प्रतिज्ञा जब ली थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि केवल 50 दिन का समय दे दीजिए और हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाएंगे कि हम भारत को अपने सपनों का भारत बनाएंगे। तो अगर इनके सपनों के भारत में रेड़ी ठेड़े वाला जो है वो माल का मालिक बन गया हो तो समझ में आता है। अब बात रह गई परिवारवाद की। प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्यों छेड़ी? देखिए, पहले उन्होंने झाड़ू पकड़ाया, उससे पहले गुजरात मॉडल पकड़ाया, उसके बाद ताली और थाली बजवाई, और उसके बाद जो है वॉरियर्स के खिलाफ ही इन्होंने काम किया, और उनकी तनख्वाह में से पैसा काट लिया और डीए बढ़ने नहीं दिया। तो 1.5 साल तक डीए नहीं बढ़ा, ना डॉक्टरों का, ना पुलिस वालों का, ना गवर्नमेंट वर्कर्स का, जिन्होंने कोरोना के लिए काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी हैं, जब कुछ करें तो समझिए बहुत बड़ी बात होगी। आज परिवारवाद के पीछे इन्हें छिपना पड़ रहा है। 75 वर्ष हो गए, देश मंगलयान भेज दिया, देश ने चंद्रयान भेज दिया, देश तेजस बना रहा है, देश प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी में विश्व में 3रे नंबर पे है, और आप देखिए कि हम जो है नक्षत्रों पे कहां जाके बैठ गए। पूरे विश्व में हम 5वीं 7वीं इकोनॉमी के तौर पे देखे जाते हैं। इतने बड़े मुल्क हैं, विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है, और सबसे बड़ी इस समय दिक्कत है बेरोजगारी की, और डबल डिजिट में जो महंगाई चल रही है। तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने
कोई बात ना करके पूरे देश को परिवारवाद जैसे झांसे में फंसा दिया। मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर कोई परिवारवाद नहीं होता है राजनीति में, क्योंकि देखिए जब जहां वाद आप जोड़ते हैं वहां बुरे से ही असर दिखाई देता है। जातिवाद, परिवारवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, बस राष्ट्रवाद को छोड़ दिए, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो ऐसा विकल्प बना दिया गया है कि सब लोग झंडा फहराने में लगे हैं। भरे हमारे शिक्षित बेरोजगार जो हैं वो एनसीआरबी का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा आत्महत्या कर। अब परिवारवाद हमें बता दीजिए, देश स्वतंत्र हो गया, एमएलसी के लिए भी निर्वाचन हो रहा है, एमपी एमएलए के लिए भी निर्वाचन हो रहा है, प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो रहा है, नगर निकाय के अंदर निर्वाचन हो रहा है, नगर पंचायत के अंदर निर्वाचन हो रहा है। तो जब सब निर्वाचन हो रहा है तो इसमें परिवारवाद का, और राजनीति में योग्यता सेवा का माध्यम होती है, राजनीतिक योग्यता सेवा का माध्यम होती है। इसीलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हैं कि वो चाय वाले के पुत्र, वो बर्तन मांजने वाले के पुत्र अपने आप को कह करके देश की राजनीति में आए थे 25-25 लाख का सूट पहन करके, और 5 बार वो बदलते हैं। टिमिंग में उनकी दाढ़ी के कम से कम 10 लाख रुपए महीना जाता है। मैं एक बात ये आपको बता रहा हूं कि मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं कि वो इतनी जगह से उठ करके इतना बड़ी राजनीति पे आए। भले उन्होंने अपने शिक्षा का स्तर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ना दिखाया, लेकिन चलिए वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हर चीज की योग्यता अलग है। कपिल श्रीवास्तव प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है प्रधानमंत्री बन पाना, क्योंकि आडवाणी जी नहीं बने। अब तो मेरा दिल टूट चुका है, सुषमा स्वराज नहीं बनी, जेटली साहब नहीं बने, राजनाथ सिंह नहीं बने। कपिश जी आप चिंता मत कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं फल जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आज भी कपिश भाई, जो बात है मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए ना कि जब निर्वाचन हो रहा है तो वहां परिवारवाद का बिल्कुल बहुत सारा है कपिश भाई, बहुत सारा है। वो जो निर्वाचन हो रहा है ना, वो जो टिकटों का खेल हो रहा है कपिश भाई, उस पर भी सवाल होने चाहिए। वो निर्वाचन किसी का भी हो, मैं ये कह रहा हूं आपकी पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ, मैं फिर कह रहा हूं बात चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, चाहे वो कोई भी दल हो, वहां पर बात ये हो रही है कि मैं राजनीति में परिवारवाद नहीं मानता, नहीं, वो बिल्कुल किसी के अंदर नहीं मानता। नहीं, अच्छी बात इसलिए नहीं मानता कि आप अगर अयोग्य होंगे तो जनता आपको नहीं चुनेगी, क्योंकि राजनीति चुने हुए लोगों से चलती है, पार्टी के अंदर फिर एक चीज बताइए, पार्टी मात्र तो चलती है। कपिश भाई एक बात बताइए, फिर जब आप कह रहे हैं कि जब जनता चुन रही है तो जनता ने तो देश के प्रधानमंत्री को दोबारा चुना, तो फिर सवाल कैसा? चलिए इसके बाद बिल्कुल आपके पास भी आएंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा, यह अनिवार्यता। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा, यह अनिवार्यता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं परिवारवाद को लेकर, और लगातार सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रकाश पोहरे जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आप देखिए सभी लोगों को लगभग आपने सुना, मत सबके अलग अलग हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। कपिश जी ने भी एक सवाल उठाया कि राजनीति में परिवारवाद कोई मायने नहीं है। सही बात भी है, अगर गुण है तो जनता चुन लेगी, लेकिन यहाँ जनता चुन लेगी उसके भी अलग अलग मानक है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है तो क्या वास्तव में वो सही दिशा में है? क्या जनता उसमें ये कहेंगे ना कि भेदभाव की स्थिति नहीं देखेगी? एक बात। दूसरी बात, जो नॉमिनेशन होते हैं, जिसकी बात कपिश जी ने भी की, नीरज जी ने भी की, नॉमिनेशन जो हो रहे हैं जहां पर एकल व्यवस्थाएं हैं जो बहुत सारे दलों की है, वहां पर वो अपने अपने लोगों को नॉमिनेशन कर देते हैं। वहां योग्यता के क्या आधार हैं, क्या मानक है, हर एक पहलू है। ऐसा नहीं है कि भाई राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति ना करे, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो गुण है तो जनता के बीच में जाए।
तो बहुत सारे सवाल हैं, कैसे आप देखते हैं, क्या आप कहेंगे प्रकाश जी? हेलो जी, आवाज आ रही है प्रकाश जी आपकी, बोलिए। तो देखिए संजय भाई, बात ऐसी है कि ये अभी सारी चर्चा हो चुकी है, मैंने तो सारी सुनी है जी। और ये भी बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा भी डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। ये तो ठीक है, वो तो गुणवत्ता के ऊपर है। उसी तरीके से अगर कोई नेता के बेटे में अगर गुण है, उसके परिवार में गुण है, तो वो ठीक है ना, उसके अंदर गलत बात क्या है? एक बात पहले आपने ये समझना चाहिए। मैं एक बात और बताऊंगा कि देखिए, हम लोग परिवारवाद की बात करते हैं, वो राजनीति के इसके अंदर ही बात करते हैं। मेरा बोलना है कि कई महीने ऐसे कई परिवार देखिए कि जिसके अंदर एक ही घर के अंदर 3-3, 4-4 लोग सरकारी नौकरी के अंदर है। हम उसकी बात क्यों नहीं करते कि ये तो परिवारवाद है? एक ही घर के अंदर सारे लोग एक ही बिजनेस में हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं? देखिए, ये मैं तो समझता हूँ कि ये सारी जो चर्चा या बात है या मुद्दा जो है मोदी जी ने निकाला है, ये एकदम टोटली निरर्थक मुद्दा है। पंतप्रधान के जैसे आदमी को ये विषय और ऐसा निकालना, मैंने 80 मिनट का भाषण पंतप्रधान का सुना, बहुत गंभीरता से सुना सुबह, और मैं कागज पेन लेके बैठा था कि ये क्या क्या नई बातें बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कागज और पेन कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इतना निरुद्देश टाइम पासिंग वाला भाषण मैंने मेरे जिंदगी में भी नहीं सुना। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। मुझे बताइए, परिवारवाद का विषय कौन निकाल रहे हैं? मोदी जी, जिन्होंने अपना खुद का परिवार उनका नहीं है या छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या बाकी के लोगों ने अपना परिवार छोड़ देना, ऐसा बोलना है? या जिनका परिवार है, क्या उन्होंने कोई गलती या गंभीर ये की है? क्या शादी वादी कर दी है, बच्चे पैदा कर दिए है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एकदम निकम्मे लोग हो गए? ये देखिए, ये सारी विषय गलत है। और ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इनका एक ही इवेंट है। मैंने तो मोदी जी का ये पिछले 7 देखिए, मैं वो आदमी हूँ कि जिन्होंने मोदी जी को 2014 में वोटिंग किया, उसके बाद भी उनका प्रचार किया, जबकि मैं तो कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, कोई पार्टी से। जिंदगी में पहली बार मैंने कोई आदमी को वोटिंग किया, अरे वोटिंग नहीं, प्रचार किया। लेकिन क्यों किया मैंने? क्योंकि उस समय पे मुझे ऐसा लगता था कि भाई क्या करना है। अभी तो इन्होंने बोला है कि उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो, मैं पूरे देश का चित्र बदल दूंगा। मुझे लगा बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और मुझे दूसरा ये भी लगा कि क्या करेंगे ये, तो पैसा वैसा तो खा नहीं सकते, क्योंकि ना बीवी है ना बच्चा है, तो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये भी मुझे दिमाग में आया उस समय पे कि भाई चलो परिवार। लेकिन अभी मुझे बताइए कि जिनका परिवार है, इसका मतलब क्या है कि वो निकम्मे और नालायक हो गए क्या? ठीक है, सोचना है। उसके बाद में जो 7-8 साल के अंदर जो दिख रहा है मोदी जी का, जितने भी, यानी मुझे बताइए कि हर चीज का इवेंट बनाना, हर चीज का, यानी नोटबंदी का भी इवेंट बनाना। अभी परसों का ही देखो ना, कल का देखो। मुझे बताइए, वो झंडा का जो इवेंट बनाया, कितना पैसा बर्बाद हुआ देश का, मुझे बताइए ना। भाई 10 रुपए का झंडा लोगों ने 100 रुपए में खरीदा। जो 100 रुपए का झंडा था, मेरा एक दोस्त है 1000 रुपए में झंडा खरीदा उसने। इतना झंडे का ब्लैक हुआ। ऐसे कैसे झंडे बिक रहे हैं? प्लास्टिक के झंडे बिक रहे हैं। तो ये जो क्या है कि हर चीज, यानी क्या मेरा एक करना है कि ये सारी चीजें करो। क्या देश के सामने की सारी समस्या खत्म हो गई है? कोई चीजें बची नहीं अभी, तो चलो मैं समझ सकता हूँ। इतनी समस्या है कि ये सारा का सारा विषय हमेशा का है कि इनको हर चीज का इवेंट बनाना है। वो इसलिए बनाना है इवेंट की जो देश के सामने की जो मूलभूत समस्या है, जिसके अंदर आप भी समझते हैं कि अपना ये महंगाई है, जीएसटी है, ये पेट्रोल डीजल की मार है, बेरोजगारी है, बढ़ती गुंडागर्दी है, ये कितने मुद्दे हैं। ये सबसे मेन बात तो अभी ये कोरोना का जो पिछले 2 साल के अंदर इन लोगों ने जो ये किया, तो क्या मुझे इसको बताइए, इनको अभी तक के ध्यान में नहीं आया कि ये फार्मा कंपनियों ने देश को लूटने के लिए ये सारा किया करके? तो मैं समझता हूँ शुरुआत में 2-4 महीने समझ लो नहीं ध्यान में, लेकिन जब बाद में सब ध्यान में आता है, यार ये तो साली नौटंकी है, ये तो बदमाशी है, इनके ये वैक्सीन कैसे तैयार रहे, किस तरीके से कर रहे हैं। एक ही वैक्सीन जो कोरोना का था, वो ही वैक्सीन वो लोग डेल्टा को लगा रहे, वही वो ओमिक्रॉन को लगा रहे, वही वो मंकी पॉक्स को। तो मुझे बोलना है, ये सारे मोदी जी ने ये सारा का सारा ये 15 अगस्त का जो इवेंट उन्होंने बना, यही उन्होंने समय, इतना ही उनका जो ताकत है, इतना जो पूरा भाजपा ने, इतना पूरा लोगों की एनर्जी, ये पूरी सरकारी मिशनरी, ये सारे लोगों को इतना इसके अंदर ये कर दिए। देखो,
15 अगस्त को तो हर आदमी अपने अपने घर पे झंडा वैसे भी लगाता था, हर आदमी करता ही है उस दिन, लेकिन वो जिस तरीके से पिछले 10 दिन में 15 दिन में ये सारा चीजें की गई, मैं ऐसा समझता हूँ कि शक्ति का अपव्यय का इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने, बुरा एग्जाम्पल, बढ़िया नहीं बोल सकता हूँ मैं, इतना बुरा एग्जाम्पल मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। वैभव जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपने सभी की सुनी, क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है कि मुझे बड़ी अजीब सी बातें लग रही हैं कि आपके पैनल पे संजय जी पहली बार ऐसा हुआ कि पैनल पे कुछ लोग बैठे हैं और उनको ना तो समय का अनुभव है, ना वो अपने अनुभव को सही इस्तेमाल करते हुए सही सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं, ना मतलब वो अपने आप को एक देश के जिसमें 150 करोड़ भारतीय रहते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री की बुद्धि और तेज को अपने अनुभव के सामने इतना छोटा बना देना चाहते हैं कि उनकी बात बड़ी हो जाए। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भैया अगर तो उस पे तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि भैया तुम इतने अक्लमंद हो, है ना, आप लोग इतने अक्लमंद हो कि देश के प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करोगे, तो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखो ना। प्रधानमंत्री छोड़ो, राष्ट्रपति की नॉमिनेशन ले लो, देखो कितनी वोट मिलती है। नॉमिनेशन साइन काका होते हैं, यही पता कर लो क्या क्या पॉलिसी होती है। अभी मैं पैनल पे 2-3 लोगों से जो इतना ज्ञानबाजी कर रहे थे, मतलब मैं बोलने पे मजबूर हूँ कि मैं उनसे अगर 2-3 प्रश्न करूं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, तो तोते उड़ जाएंगे, तोते मैंने का गेम बन जाएगा। तो मतलब एक भाई साहब कह रहे हैं कि 70 साल की उम्र है भाजपा में, उनको अपनी पार्टी से ज्यादा भाजपा की पार्टी का संविधान ज्यादा पता है, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरे भाई साहब हैं जो मराठी पत्रकार हैं, लेकिन वो सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन वो अपने कद से बड़े शब्द बोलेंगे तो मतलब कोई भी बुराई करेगा ना, मेरे को अधिकार है, मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, बुराई करने का, इसमें क्या हो गया? क्योंकि उल्ट बेतुकी बात अगर कोई करेगा तो उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है ना। अब जैसे उन्होंने भाई साहब ने बोल दिया कि सरकारी नौकरी में परिवारवाद होना चाहिए। अब संजय भाई साहब या तो उनकी उम्र का तकाजा हो गया और या वो अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल नहीं करना चाहते आजकल के समय में, बोलने से पहले अपने शब्दों को, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि सरकारी नौकरी में परिवारवाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, एग्जाम होता है, उसमें ये नहीं होता कि मेरा बच्चा है तो उसको लगा दो नौकरी में, है ना। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकारी नौकरी दे दे अपने बच्चे को परिवारवाद के चलते। तो ये क्या है ना, ये बड़ी बेतुकी बातें हैं। अपने पास अपन क्या है ना, अपन राजनीतिक डिबेट नहीं कर सकते इसके ऊपर। सुधांशु का मैं तारीफ करूंगा कि सुधांशु ने बहुत टॉपिक पे रुकते हुए, मेरे विपक्षी दल है लेकिन टॉपिक पे रुकते हुए उन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी बात रखी। इम्तियाज भाई ने अपना एक विचार रखा, उन्होंने राजनीतिक विचार रखा, बिल्कुल सही बोला। मैं कोई इसमें कोई द्वेष की बात नहीं है, उनको गलत या सही नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई नहीं होता गलत सही बोलने वाला। लेकिन जब अपन क्या है, अपन देश के प्रधानमंत्री को जो 150 करोड़ भारतीयों ने वोट देके भेजा, उसको अगर अपन अपने ज्ञान से बुद्धिमत्ता को छोटा दिखाने लग जाए तो हमारा कद छोटा होता है, वो देश के प्रधानमंत्री का कद छोटा नहीं होता है ना। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहली बात। तो जब अपन प्रधानमंत्री द्वारा कोई वाक्य बोला गया हो और उस पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने को उसका आगे और पीछे दोनों देखना और समझना और समझाना, क्योंकि जब अपन डिबेट पे होते हैं तो जनता से रूबरू हो रहे हैं, उसको बहुत जरूरी होता है। भी बुलवा लीजिए, ठीक है। तो अपने को क्या है, अपने को बड़े संयम से और बड़े दिमाग से काम लेना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि क्या होता है कि अब मतलब आपके पैनल पे पैनलिस्ट ने बोल दिया कि बड़ा एक इवेंट करते हैं मोदी जी हर चीजों पे। अब 15 अगस्त का एक इवेंट कर दिया मोदी जी ने। मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या उम्र है क्या नहीं है, लेकिन मेरी 42 की है, मैं 42 का हो गया, 42 साल से देख रहा हूँ ये इवेंट होते हुए। तब तक तो शायद मोदी जी अपने पजामे में खेल रहे थे,
तो और हमें से काफी लोग अपने मित्रों में खेल रहे थे। तो मेरे को लगता नहीं है कि अपने को इतना बड़ा कटाक्ष, इतने बड़े बोल बोलने चाहिए कि अपने को प्रधानमंत्री की बराबरी करनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जब खड़े होके केवल भारतीयों को 15 अगस्त लाल किले से खड़े होकर जब स्पीच देते हैं या 26 जनवरी पे स्पीच देते हैं या कोई और बड़ी स्पीच देते हैं, तो पीछे एक पूरा महकमा होता है इस इवेंट को जहां पहनाने के लिए। पूरा सरकारी मशीनरी होती है। वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो पीछे एक पूरी सरकारी मशीनरी होती है उस चीज को अंजाम देने के लिए। तो अगर प्रधानमंत्री ने एक भाषण बोला है तो प्रधानमंत्री सुबह सो के उठे नहीं थे कि अरे यार आज तो मैं ये बोलूंगा। उनकी स्पीच को डिस्कस किया गया है सही लेवल पे। सरकार का कितना एक्सपीरियंस किसको है पहले तो मुझे नहीं पता है। मेरे को जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कई एडवाइजरी बोर्ड्स पे हूँ, पिछले 9 साल से तो कई सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बना हूँ। और उससे पहले भी जब पार्टी पावर में नहीं थी, उससे पहले भी मैं कांग्रेस में कई कमिटीज का मेंबर था। तो मेरे को जितना थोड़ा तो मेरी उम्र में तकाजा है, मैं अपनी बराबरी नहीं कर रहा हूँ किसी से भी, लेकिन मेरे को जितना संज्ञान है, उस संज्ञान के रहते, उस एक्सपीरियंस के रहते, मैं दरखास्त करूंगा कि अपने कद को सरकारी मशीनरी से बड़ा कद नहीं समझना चाहिए, चाहे कोई कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए। बहुत जरूरी होता है इस चीज को समझना। अब जहां तक विपक्षी प्रतिद्वंदिता की बात है और परिवारवाद की बात है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में लाल किले से खड़े होकर जो भाषण दिया, वो एक देश का भाषण है, वो देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सलमान खुर्शीद ने जिस तरह बोला, मेरे ख्याल से सलमान जी ने अपना कद छोटा कर दिया जिस तरह बोल के उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। गलत है। प्रधानमंत्री ने तो गांधी परिवार की भाषा नहीं बोली। तो सपा में अखिलेश मेरे सीनियर है कॉलेज पे, बाय द वे, ठीक है। मैं उनको, उनकी पत्नी को और पूरे परिवार को बचपन से आना जाना मेरा है ना। तो मैं उनको पूछूं, उनको हमेशा उतावले रहे, हमेशा। क्यों? क्योंकि सुनहरी चम्मच मिली थी उनको हमेशा से। उन्होंने मेहनत नहीं करी यहां तक पहुंचने के लिए। उनकी गलती नहीं है, मैं गलती नहीं बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन आदमी की समझ की बात कर रहा हूं। मैं अगर अंसारी इम्तियाज भाई का अगर मैं पिछवाड़ा दिखूं, इनके पीछे अगर जाऊं, तो इम्तियाज भाई पता चले फटी कमीज फटवाई है इन्होंने अपने आंदोलन में। ये जेडीयू के प्रवक्ता यहीं तक नहीं पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे कि कल सुबह उठे थी, आज अपनी रक्षा बन के जैकेट डाली, कुर्ता डाला, प्रेस कराया, पहुंच गए। सुधांशु को उठा के नहीं बिठाया कहीं। नीरज भाई ने पत्रकारिता में चप्पलें तोड़ी है अपनी। मेरे से ज्यादा तो बाकी सबको पता होना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। कोरे साहब मराठी पत्रकारिता के पुराने एक पत्रकार हैं, इन्होंने कितनी कहानियां अच्छी लिखी हैं, कई तो हमने ही पढ़ी हैं। लेकिन समय के साथ अपनी सोच को बदलाव लाना जरूरी होता है, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री केवल वही सोच की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि मेरी पार्टी में नहीं है परिवारवाद, प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी पार्टी में है, तुम्हारी में नहीं है। जेडीयू तो चौड़े में बोल सकता है। तो क्यों नीतीश का कोई परिवारवाद ही नहीं है? नीतीश के नेताओं की लिस्ट ले लो, फहरिस्त ले लो, परिवारवादी कोई है ही नहीं। तो जेडीयू तो चौड़े में बोलेगा, लेकिन नहीं बोल रहा ना। बहुत खुले हुए शब्दों में अंसारी भाई ने अपनी बात रखी, बड़े बोल नहीं बोले। सुधांशु को पता है कि उनकी पार्टी जूझ रही है परिवारवाद, आज से नहीं, हमने पिछले इलेक्शन में भी ये बात उठाई थी, लेकिन सुधांशु ने उतना ही बोला, इकोनॉमी की बात करी, सारी बात करी, मसला बात किया। देखो चलिए वैभव भाई समय कम है, एक मिनट जरा सबसे ले लिया जाए। वैभव भाई, आपको लगता है कि ये समस्या है? मैंने बहुत वेट किया है, आप 1 मिनट सुन ले। नहीं वैभव भाई, आपको लगता है बड़ी समस्या है? कि समस्या है, और मेरे ख्याल से कोहरे साहब जैसे जो एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, और उन्होंने समाजवाद में जो एक्सपीरियंस किया है, समाजवाद क्या होता है, एक समाज में रहने का तरीका होता है, तो समाजवाद में जो उनका एक्सपीरियंस है सामाजिक तौर पे, उनको इस चीज को सही गलत अपने पत्रकारिता के जरिए कहना चाहिए,
अपने विचार रखने चाहिए कि हाँ ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री दरखास्त की इस पर गौर करें। ये नहीं है कि उसको इवेंट का जामा पहना के प्रधानमंत्री के कद को छुपा जाए। मेरी दरखास्त इतनी सी है, और मैं छोटा हूं सबसे, लेकिन मैं फिर भी ये समझूंगा कि समय समय की बात है, सब लोग हर चीज से जूझ रहे हैं, भाजपा भी जूझ रही है बाकी दल भी जूझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन समय है यदि अपन थोड़ा बदलाव। चलिए मैं आपसे भी लूंगा लास्ट में अंतिम 1 मिनट। कपीस भाई 1 मिनट में आ रहा हूं। वैभव भाई 1 मिनट आपके पास भी आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं जरा सा, क्योंकि 1-1 मिनट जरा सबको दे देते हैं। कपीस भाई 1 मिनट में, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म है। कपीस भाई की वास्तव में अगर कोई बात बोली जाती है, चाहे वो परिवारवाद के, इम्तियाज भाई इसके बाद आपके पास आऊंगा, अगर कोई बात बोली जाती है और वो बात सबके लिए कॉमन बोली जाती है, तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, या वास्तव में वो कोई समस्या ही नहीं है? बस इतनी सी पे बात जवाब दीजिए जी। मैंने संजय भाई उन्मुक्त कंठ से आपसे कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम होती है। हाँ। और जनता अपने लिए सेवा के माध्यम को तय करता है। जहां निर्वाचन होता है वहां परिवारवाद नहीं होता, वहां परिवारवाद नॉमिनेशन भी होता है, नॉमिनेशन भी होता है। सुन तो ले, मैं तो कह तो रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ ही नॉमिनेशन होता है, वो नॉमिनेटी तो हुए थे, आडवाणी जी वरना रो क्यों रहे होते। और दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ, नड्डा साहब को कौन सा, क्या इनके यहाँ कार्यकर्ता जिताया है? कार्यकर्ता चुनाव हुआ था, कार्यकर्ता ने चुना है, तो मनोनयन इनके यहाँ भी होता है, सारी पार्टियों में मनोनयन होता है। तो वो तो उसमें कौन सी पार्टी है? बिल्कुल। और हर पार्टी अपना नेता चुनती, जैसे अभी आपने हमें टोका था कि भाई उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके पार्टी का मामला है, यही मैं कहलवाना चाहता। भाई हमारी भी अपनी पार्टी का मामला है, कांग्रेस की भी अपनी पार्टी का मामला है, तो यही तो लोकतंत्र है, इसी में हस्तक्षेप करती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी चीज मैं आपको ये बात कह दे रहा हूँ कि वैभव भाई ने हम लोगों के किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, और परिवारवाद पे उन्होंने ये बात नहीं कही कि अमृत काल में 75 वर्ष के अंदर जो आपने तमाम प्रतिज्ञाएं, तमाम संकल्प, तमाम व्रत लिए थे, उनकी हवा निकाल दी, हम लोगों ने आपके सामने रखा, उस पर उन्होंने कोई टीका उस पर भी ले लेते हैं। इम्तियाज भाई जल्दी से अपनी बात रखिए कि वास्तव में समस्या है या समस्या नहीं है। इम्तियाज भाई, मंत्री जी का जो अमृत काल में भाषण हुआ लाल किला से, तो सबसे पहले तो उस पर भाजपा को अमल करना चाहिए। भाजपा में ज्योतिराज सिंधिया समेत वंशवाद के जितने पुत्र हैं राजनीति में, उनके पार्टी में, उनको पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं, जब वो देश को बताएं कि वंशवाद की वो खिलाफ है। उनके यहाँ तो खुद वंशवाद का परिपाटी है, वंशवाद के जन्मदाता है। और प्रधानमंत्री जी देश के मूल समस्या से देश को, चलिए सुधांशु जी आप बताइए समस्या है या नहीं है, फिर जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। देखिए मैं दूसरी बात कहूँगा, करने का काम किया है देश उससे को, जुड़ी हुई गड़बड़ के भाषण में ये कहता देश हूँ को कुछ जी नया बताने का कल काम नहीं भाषण किया है। दिया, लाल किला से भाषण उनका बिल्कुल बोलिए सुधांशु जी बोलिए, इम्तियाज भाई बोलते रहेंगे जी। नहीं था। मैं बस ये कहूँगा कि मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने कल जो भाषण दिया 15 अगस्त पर लाल किले, नहीं आपको क्या लगता है सुधांशु जी, क्या वो भाषण किसी एक के लिए है नहीं या वो सबके लिए? नहीं, बस मैं इन्हीं की इसी बात को कहूंगा। मुझे दुख ये हुआ कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे थे, ना कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। देश के सामने जो समस्याएं थी उनको एड्रेस ही नहीं किया गया। ऐसा लगा कि मोदी जी चुनावी भाषण दे रहे हैं, किसी चुनावी रैली में बोल रहे हैं। चलिए नीरज भाई क्या लगता है आपको कि इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि जो बात की जा रही है वो अपने आप में यह है कि कोई भी, ये बात ठीक है कि बिल्कुल सुधांशु भाई समय कम है। नीरज भाई ये ठीक है, क्योंकि कपीश जी ने बोला कि वास्तव में ये जनता को देखना है कि वो किससे चुने। अगर नेता का बेटा नेता लड़ रहा है और उसके अंदर काबिलियत है, वो जीत के आ रहा है, तो परिवारवाद कहां? जनता ने तो नकार दिया फिर उस चीज को। वहीं दूसरी ओर फिर विपक्ष इस चीज को क्यों नहीं मानता कि देश की जनता ने पीएम को भी चुना है और दोबारा चुना है? तो ये केवल मुद्दा घूमता है हर बार। बातें हैं क्योंकि आपका आज का विषय हाँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, देखें सीधी सी बात है, ये जो मुद्दा है जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा, वंशवाद और परिवारवाद की बात की है, तो ये उपज किसकी है? ये राजनीतिक दलों की उपज है, उन्होंने ही उत्पन्न किया हुआ है और समाधान भी उनके पास है। जनता का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वाकई में जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर ये बात ईमानदारी से जमीन पर उतर जाए तो 135-40 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में तो पता नहीं अनेकों युवाओं को पॉलिटिकल में, राजनीति में अपना भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है
कि मुझे टिकट मिलेगा तभी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तभी तो जनता मुझे अवसर देगी। जब मुझे टिकट ही नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा? तो ये सिंबल का जो सिलेक्शन है, मैंने आपको कहा ना कि एक पार्षद का, अगर बीजेपी कांग्रेस में बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में अगर आपको एक पार्षद का या पंचायत के सदस्य के लिए भी अगर चुनाव लड़ना है, तो जब तक आपका कोई आका नहीं होगा, आपके ऊपर आपका हाथ रखने वाला, संरक्षण करने वाला नीरज भाई, यही एक बड़ी बात है। और कपिस भाई देखिए नॉमिनेशन पे ही जा रहे हैं और इम्तियाज भाई भी सुन रहे हैं कि राज्यसभा सांसद आप लोग भी हो सकते हैं। टिकट और आका मजबूत होने चाहिए राजनीति में, ये बहुत बड़ा एक वो है, एक बड़ा वो चाहिए, एक तबका है ये कि आपका आका बड़ा मजबूत होना चाहिए। और इम्तियाज भाई जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं इस बात को लेकर, और कपिस भाई भी जानते हैं पीड़ाएं सबकी हैं, लेकिन मामला बड़ा है। चलिए प्रकाश जी, आखिर परिवारवाद वाली जो बात है, बात यह है परिवारवाद हर जगह है, इस बात को भी बोला गया और ये बात चलती आ रही है, लेकिन ये मुद्दा बना हुआ है। आखिर इसका जो समाधान है वो तो करेंगे दल ही, क्योंकि जनता क्या क्या समाधान करेगी? जनता तो पहले अपनी रोजी रोटी का समाधान कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो एक मिनट में आप केवल कि ये वास्तव में मुद्दा है या मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, यहां सब कुछ राजनीति में फेयर है। देखिए ऐसा है, ये मुद्दा नहीं है, ऐसा विषय नहीं है, मुद्दा है। देखिए क्या है, ये मुद्दा किसने उठाना चाहिए? ऐसा है, एक डायलॉग है पुराना, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं बिकते। तो क्या भाजपा के घर में ये सारी चीजें नहीं है? मैं भाजपा के कम से कम 25 लोगों के नेता के नहीं, तो उन्होंने भाजपा को, उन्होंने ऐसा बोला भाषण में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भाषण नहीं है, ये भाषण केवल समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए। ये विषय उन्होंने अभी क्यों निकाला? क्योंकि नीतीश और वो जाके अपना लालू प्रसाद का बेटा उधर आ गया तो उनको परिवारवाद दिखने लगा, अभी तक के तो नहीं निकला। और क्या यही विषय है? लाल किले के ऊपर पंतप्रधान के जैसे आदमी को ये पूरे इतने सारे देश के सामने सारी समस्या है, ऐसे इसके अंदर ये विषय के ऊपर सिर्फ लोगों का ध्यान दूसरे तरफ भटकाना मुद्दों पर से, ये सारा। चलिए वैभव भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं वैभव भाई जी। देखिए संजय भाई, बात सिंपल सी है कि सबको अधिकार है जो उनकी सोच है उसके हिसाब से, कोई गलती माने या ना माने कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाश जी ने मैं यहाँ पे बाकी मैडम को भी नहीं पता होगा, शायद आपको भी नहीं पता होगा, प्रकाश जी ने एक किताब लिखी मराठी में प्रहार करके जी, वो किसान राजनीति के ऊपर किताब लिखी है और मैंने प्रहार का पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से पढ़ा क्योंकि मराठी का आधा ट्रांसलेशन जो है वो उसका मीनिंग रह जाता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके अंदर एग्रो टूरिज्म की बात करी गई, उसके अंदर एक सोशल एक्टिविज्म की बात करी गई, और ये बात जो परिवारवाद की बात है ये सोशल एक्टिविज्म से ही रिलेटेड है। तो मेरा विचार केवल इतना है एक राजनीतिज्ञ होने के नाते कि आइए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसके अंदर कोई एक व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के ऊपर थोड़ी कटाक्ष किया जा रहा है। ये केवल एक ये बात कही जा रही है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। तो आइए ना साथ मिलकर इस पर डिस्कशन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, पॉइंट भेजते हैं सरकार को, प्रधानमंत्री को पॉइंट भेजते हैं, मैं फैसिलिटेट करूंगा, आइए ना साथ अपन सब लोग मिलकर करते हैं, क्या दिक्कत है? क्रिटिसाइज काय को करना है? प्रधानमंत्री के कद को छोटा बड़ा आकलन काय को करना है? इसका क्या हमारे कद उनके कद से ज्यादा बड़ा है कि हम उनका? चलिए बिल्कुल वैभव भाई, कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए वैभव भाई जी, नहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए। चलिए आप सभी लोगों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात परिवारवाद को लेकर है, बात बहुत सारे लोगों के इसमें मत ये भी हैं कि वास्तव में ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी भी पक्ष का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ तो है, तभी ये बात चली है और तभी इस बात को लोगों ने पकड़ा भी और आज चर्चा भी है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा, यह अनिवार्यता है।